नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। सहारा ग्रुप के सरमायाकारों को फंसी हुई रकम अब उन्हें वापस मिलना शुरू हो गई है। आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सहारा ग्रुप के सरमायाकारों को बड़ा तोहफा दिया। अमित शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिपॉजिटर्स को क्लेम की रकम मुंतकिल की। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने 112 मुस्तकीन को 10,000 रुपये की पहली किस्त मुंतकिल की। सहारा रिफंड पोर्टल अमित शाह ने पहले ही लॉन्च किया था। शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल पर गांव और दूर दराज इलाकों के रिहायशियों का ख्याल करते हुए इस अमल में कॉमन सर्विस सेंटर को भी शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज 112 मुस्तकीन को 10,000 रुपये की पहली किस्त मुंतकिल कर दी गई है। अब तक 18 लाख लोग पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूँगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां ये पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही। हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ASI सर्वे की एक टीम ने आज वाराणसी में वाक़ई ज्ञानव्यापी मस्जिद के अहाते का सर्वे किया। बता दें कि ASI के 43 अरकान की एक टीम ने आज सुबह तकरीबन 7 बजे ज्ञानव्यापी अहाते में दाखिल होकर सर्वे का आगाज़ किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर था। पुलिस ने अहाते के पास सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे थे। सर्वे के दौरान हिंदू दरख्वास्त गुजार अपने वकील के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी जानिब आज जुमे के दिन के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे ASI की टीम ने सर्वे को रोककर मस्जिद को खाली भी कर दिया था। आपको बता दें कि आज ASI के सर्वे के दौरान मुस्लिम फरीक की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम फरीक ने इस मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब मुस्लिम फरीक को मुस्लिम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। मुस्लिम फरीक ने इस बात के इम्कान ज़ाहिर किए हैं कि ASI टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के अहाते में खुदाई का काम कर सकती है। वहीं इस मामले पर हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने ASI सर्वे को लेकर कहा कि यह सर्वे घंटे 2 घंटे का नहीं है, यह सर्वे लंबे वक्त तक जारी रहेगा। जैसे सोच रहे हैं यह सर्वे घंटे 2 घंटे 2 दिन की नहीं है। पहले दिमाग में मेकअप कर लीजिए, यह सर्वे लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है। बिना बाधा के एक-एक बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं।
40 की संख्या है, 4-5 खंडों में है और आराम से कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को आप छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर सकते, वो आराम से कर रहे हैं, मशीनरी तकनीकी है उनके पास कर रहे हैं। अभी लंच ले ली गई है 2 घंटे के लिए और हाँ आज मुकदमे में तारीख भी है, इसलिए वहां पेशी में जाना आवश्यक है। और आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए, ये साधारण सर्वे जैसा नहीं है, जैसा मुझे प्रतीत होता है, जैसा उन्होंने बताया लंबी टाइम लगेगी। अब वो कितने मेहनत कर रहे हैं इसका एहसास उन्हीं लोगों पर है। अयोध्या का सर्वे मैंने देखा नहीं, सुना हूँ, और यहाँ का सर्वे मैं देख रहा हूँ, एक एक बिंदुओं पर बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। यदि एक बिंदु को दिखाई दे रहा है लेख क्या है, उस पर फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना, रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज दिल्ली सेवा बिल 2023 लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर 4.5 घंटे की बहस के बाद वजीर दाखिला ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी मौजू को लेकर आज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में 15 दिन ज़ाय करने के बाद जब इनकी जग हसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर सब आए, न तर्क था न कोई अपनी बात ठीक से पेश कर पाया। पक्ष के सुरताल अलग हुए हैं और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कई रोज की खामोशी के बाद वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने बीजेपी और वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, उनको इंतखाबात में क्यों लेकर आ रहे हो? क्या आप लोग काबिल नहीं है? आपका हाईकमान आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा यह जो वजीर आला ओहदे की उम्मीदवार है वह घर बैठी है। बीजेपी नेता सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हम आवाम की भलाई के काम की बुनियाद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने बीजेपी के तमाम इल्ज़ामात पर खुलकर खरी खोटी सुनाई। सीएम ने मजीद कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम में सेक्रेटेरिएट घेराव में 1 लाख लोगों के आने की बात कर रहे थे, लेकिन 15 से 20 हज़ार लोग भी मुश्किल से घेराव के लिए आए। राजस्थान में कोई काम नहीं रुक रहा है, फैसले भी बराबर हो रहे हैं। दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी NAAC के जरिए मुनक़िद एक्रीडिएशन के चौथे साइकिल में A+ ग्रेड हासिल करके एक काबिल ज़िक्र संग मील हासिल किया है। नामवर माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन पर मुश्तमिल NAAC की एक आला सतह पेयर टीम की तरफ से मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद 2 अगस्त 2023 को बावकार A+ ग्रेड से नवाजा गया। तशख़ीस में मुख्तलिफ पैरामीटर शामिल थे, जैसे तहक़ीक़, इख्तिरा, बुनियाद ढांचा, सीखने के वसाइल, तशख़ीस और गवर्नेंस। ये कामयाबी जामिया हमदर्द के लिए एक नुमाया बेहतरी की निशानदेही करती है, क्योंकि जामिया हमदर्द ने 3.41 के CGPA के साथ काबिल 27 स्कोर हासिल किया, जो कि 2017 में एक्रीडिएशन के तीसरे दौर में दिए गए 3.15 के CGPA से काफ़ी इजाफी है। वहीं जामिया हमदर्द को NAAC की जानिब से A+ ग्रेड मिलने के मौके पर जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अशफर आलम ने तहज़ीब TV से बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और इस NAAC की तरफ से हुए इस पूरे अमल के बारे में मालूमात फराहम कराई। सर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से NAAC ने A+ दिया है, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए, आपको पता है कि जामिया हमदर्द दिल्ली की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका 4th साइकिल ऑफ NAAC में हम लोग गए थे और हमें अभी रिज़ल्ट मिला जिसमें उनको 3.41 A+ से हमें नवाजा गया है, जो पिछले बार से कहीं ज़्यादा है। देखा गया है आमतौर पे सर, दिल्ली में तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हों, स्टेट यूनिवर्सिटी हों, उसमें जामिया हमदर्द का ये कारनामा, ये कमाल कर देना तो सर एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं आप इस? देखिए, ये जामिया हमदर्द का NAAC का जो अभी हमारी टीम आई थी, तो उन लोगों ने 7 क्राइटेरिया को हमारा देखा था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग लर्निंग है, आपका रिसर्च है, आपका आउटरीच है और आपको पता है कि जामिया हमदर्द एक ग्रीन कैंपस है जो रिसेंटली बॉडी ने हमें प्लेटिनियम दिया है। तो हमारा रिसर्च बहुत अच्छा है,
हमें बहुत सारे रिसर्च ग्रांट मिले हैं, हम सेंटर फॉर एक्सेलेंस हैं कई मिनिस्ट्री के। अभी रिसेंटली हमको डीबीटी से पीजी प्रोग्राम भी अवार्ड हुआ है। तो ऐसे हमारी टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज, इन सारे चीज़ों को उन लोगों ने इवेल्यूएट किया और इस तरह हमें A+ से नवाजा है। सर देखा गया यूनिवर्सिटी का जो रोल होता है उसमें जो अहम किरदार प्ले करते हैं वो वाइस चांसलर प्ले करते हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ और क्या क्या परेशानियों को आपको सामना करना पड़ा इन तमाम चीज़ों में और इस पटल पर आने पर? देखिए, आपको पता है कि मैं पहला इंटरनल प्रोफेसर हूँ जो कि वाइस चांसलर बना हूँ। तो मुझे, जब मैं वीसी बना तो मुझे पता था कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सा वीकनेस है। तो हमने पिछले 2 साल में नैक की पूरी तैयारी की और जितनी हमारी वीकनेस थी उसको हमने स्ट्रेंथ में बदल दिया और इस वजह से हमारा रिज़ल्ट ये अच्छा आया है। सर मेरा आखिरी और 2 सवाल इसमें कि कौन सी जो प्रोफेशन है, प्रोफेसर या वीसी, चैलेंजेस और किसमें आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, प्रोफेसर का अपना काम है, मैं प्रोफेसर अब भी हूँ। जी। मैं आज भी रिसर्च कराता हूँ। तो चैलेंजेस वाइस चांसलर का इसलिए ज़्यादा है कि वाइस चांसलर आपके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करते हैं। तो हमें अच्छा टीचिंग, अच्छा रिसर्च, उसके अलावा हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, स्टैचुटरी अप्रूवल हैं, फाइनेंसेस हैं, प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ देखना होता है। तो डेफिनेटली वाइस चांसलर का जॉब जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि टीचर का काम तो रिसर्च करना है, पढ़ाना है, लेकिन वाइस चांसलर का जॉब जो है वो समाज के साथ इंटरैक्ट करना, आउटरीच में रहना, रिसर्च अच्छे होने चाहिए, ग्रांट ज़्यादा आने चाहिए, ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, आपको जामिया हमदर्द को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे काम करना है जिससे जामिया हमदर्द को फ़ायदा हो। तो वाइस चांसलर का जो जॉब है वो 24/7 है, ना किसी संडे छुट्टी है, ना कोई दिन है। तो हम इसी तरह काम करते हैं और अपने काम में हम इंजॉय कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हरियाणा के नू ज़िले में हुए तनाज़े के बाद आज हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी हालात पटरी पर नहीं लौटे हैं। इसी वजह से इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। CRPF और RAF की यूनिट इलाके भर में मुस्तैदी के साथ तैनात है और गश्त लगा रही हैं। आपको बता दें कि इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई ताकि अवाम रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ख़रीद सके। हालांकि नू में वाक़ तावड़ू में शरपसंद अनासिरों ने 2 मजहबी मकामात पर आगजनी की। वहीं आज जुमे के दिन के मद्देनज़र जुमे की नमाज से कबल नू के अलावा पटौदी, मानेसर, सुहाना, गुरुग्राम में सदर बाज़ार, जामा मस्जिद के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे गए। 31 जुलाई को हुए तशद्दुद के बाद आज पहली जुमे की नमाज पढ़ाई गई। इसके अलावा नू इंतज़ामिया ने हालात के पेश नज़र आवाम को मस्जिदों की बजाय घर से ही नमाज़ पढ़ने की हिदायत दी थी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां एक घराने को बदमाशों के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। मुतासिरीन के मुताबिक पैसे अदा करने के बावजूद मुतासिर घराने को मकान का कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के लाचार कानूनी निज़ाम की हकीकत से पर्दा उठ गया है। मुतासिर घराना कब्ज़ा न मिल पाने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। वहीं पुलिस में मुतासिरीन की जानिब से शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुतासिर घराने की हालत इंतहाई काबिल रहम है। उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से एक मकान ख़रीदा जिस पर इलाके के बदमाशों ने कब्ज़ा कर लिया है। मुतासिरीन की मज़ीद शिकायत है कि बदमाशों ने मुतासिर घराने की ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ भी की और उन्हें डराया धमकाया भी गया और इस मामले को लेकर मुतासिरीन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नाज़रीन, अगली खबर दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद से है, जहां 2 ख़वातीन के साथ उनके ससुराल वालों की तरफ से तशद्दुद का मामला सामने आया। मुतासिर फ़रीक़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ससुराल वालों के जुल्म व तशद्दुद की वजह से दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब दोनों मुतासरा बहनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल गाज़ियाबाद की रहने वाली इशरत की शादी यूपी के ज़िला उरई के रहने वाले दानिश से हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब इशरत की बहन की शादी दानिश के भाई आदिल से हुई तो कुछ वक्त के बाद एकदम से हालात तब्दील हो गए।
मुतासरीन की शिकायत है कि ससुराल वालों ने दोनों बहनों के साथ शादी के बाद दहेज के लिए मारपीट की। वहीं दूसरी जानिब इशरत और उसकी बहन के मैके वापस आ जाने के बाद उसके शौहर ने उसके पास आने की बात कही, लेकिन उसके एक दिन बाद ही इशरत के शौहर ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इशरत पूरी तरह टूट गई। अब इस मामले को लेकर इशरत का मुतालबा है कि उसे और उसकी बहन को इंसाफ मिले।